अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जीरो टिलेज मशीन द्वारा धान की सीधी बुआई तकनीक। कागजी नींबू के बाग में फल फटने की समस्या और रोकथाम पर जानकारी। नींबू के बाग आमतौर पर हर जगह आसानी से देखे जा सकते हैं और कई कृषक भाई कागजी नींबू के बाग भी लगाते हैं। इन दोनों ही बागों में फल फटने और गिरने की समस्या आती है, जिनके निदान के बारे में किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती। तो फल उत्पादक भाई कैसे करें इस समस्या का निदान, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फूलचंद्र। नींबू, जिसे हम गागर नींबू के नाम जानते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। और जो नींबू में ये फटने की समस्या है, और साथ ही साथ जो है कुछ जगह ऐसा भी देखने को पाए होंगे कि जो कि नींबू झड़ भी रहा है। तो इसकी दो तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उस सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व बोरान होता है, उसकी कमी से फट सकता है, अथवा पानी की कमी से फट सकता है, अथवा कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स बीमारियां जो कि फफूंद और जीवाणु जनित होती हैं, उसके कारण जो है नींबू में फटने की समस्या देखने को मिल रही है। तो हमारे किसान बंधु लोग सूक्ष्म पोषक तत्व का व्यवहार बहुत कम करते हैं और जगह जगह इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। और जैसा हमने कहा कि बोरान कम से कम साल भर में एक भी बार जो है प्रति पौधा जो है 20-25-50 ग्राम तक अगर जो है देते हैं, जिस तरह से हम उसमें नत्रजनीय खाद, फास्फेटिक खाद, पोटास देते हैं पौधों को साल में 2 बार, उसी तरह से यदि बोरान को कम से कम 50 ग्राम प्रति पौधा यदि हम उस खाद में मिला कर करके और साल में 2 बार नहीं तो कम से कम एक भी बार अगर देते हैं, तो इससे जो है पोषक तत्व की कमी जो है वो पूर्ति हो जाएगी और नींबू के फटने की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हमारे किसान बंधु लोग प्रायः जो है पानी फलदार वृक्षों में नहीं के बराबर देते हैं, या देते हैं तो कम देते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पौधों को पानी न मिलने के कारण जो है एक दूसरी समस्या हो सकती है, जिसके कारण जो है हमारे जो नींबू हैं, गागर नींबू, उसमें फटने की समस्या आती है। तीसरी समस्या कुछ इस तरह की फफूंद जनित बीमारियां होती हैं और कुछ जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं, जो कि पहले पत्तियों पर आती है बीमारी, फिर शाखाओं पर आती है, फिर धीरे धीरे जो है मोटी मोटी टहनियों पर आती है, और अंत में जब बीमारी बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है, तब वो फल पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है।
तो चूंकि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो फफूंद होते हैं वो अंदर से जो है फल को मतलब ग्रसित करते हैं, और अंदर से जो गूदा होता है उसका ग्रसित होने के कारण जो है फिर वो जो है जहाँ पर वो भाग ग्रसित होता है वहाँ का ऊपर का छिलका जो है फट जाता है, और धीरे धीरे फल जो है काफ़ी संख्या फट करके फिर जो झड़ने की समस्या होती है यह इन्हीं सब कारणों के चलते जो है ये ऐसा देखने को मिलता है। तो हमारे किसान बंधु लोग इसको जो है साल में कम से कम 3-4 बार जो है समय समय पर 1 महीने 2 महीने के इंटरवल पर एक तरह से धुलाई करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये बीमारी की समस्या जो देखने को मिल रही है उससे निजात पा सकते हैं। तो फफूंद जनित बीमारी अगर आपको लगता है तो फफूंद नाशक दवा को इस्तेमाल अगर करना चाहें तो इसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है बहुत ही उपयुक्त दवा है। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और आप पूरे पौधे की अच्छे ढंग से धुलाई कर दें। उसके बाद जो है 15-20 दिन के अंतराल पर फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा के व्यवहार करते हैं वो फफूंद को मारने के लिए, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एक्रीमाइसिन 100 इसका व्यवहार यदि करते हैं तो यह जो है जीवाणु को मारने के लिए जंथ्योमोनास बैक्टीरिया होता है कंपेस्टिव, उसको मारने के लिए आप ऐसा करते हैं। 20 लीटर पानी में 6 ग्राम प्रति 20 लीटर के हिसाब से 6 ग्राम आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेंगे और 20 लीटर पानी में घोल बना करके और पहला स्प्रे जो है आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से करने के बाद जो है 15-20 दिन के अंतराल पर जो है आप इस जीवाणुनाशक दवा का यदि व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो फल के फटने की समस्या है या फल को झड़ने की समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। प्रचुर मात्रा में किसान बंधु लोग जो इसका अनुशंसित मात्रा है पौधों के लिए, फलदार वृक्षों के लिए, उसे आप निश्चित रूप से साल में 2 बार दें, क्योंकि अगर हम बैलेंस मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में नत्रजनी खाद, फास्फेटिक खाद और पोटेशियम खाद का व्यवहार नहीं करते हैं तो वह भी एक कारण बन सकता है। तो पौधा अगर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा तो न ही फल में फटने की समस्या आएगी, न ही फल गिरने की समस्या आएगी। किसान भाइयों, किसी कारण यदि धान की नर्सरी आपने नहीं डाली और आप धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो ये कार्य आप शून्य जुताई यंत्र से भी कर सकते हैं। तो इस यंत्र से बुआई के लाभ और बुआई विधि पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि इंजीनियर विनोद कुमार। जैसे इस समय खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, खेत में थोड़ी भी नमी है तो बिना जुताई के जीरो टिल ट्रैक्टर द्वारा चालित जीरो टिल मशीन से 9 लाइन, 11 लाइन, 13 लाइन में धान की बुआई किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें कि जुताई शून्य होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर जमीन में चीरा लगाते हुए और आगे खाद गिरेगा फर्टिलाइजर और पीछे जो है उस धान की बुआई होगी। और उसके बुआई के बाद हेंगा पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो परंपरागत खेती बाड़ी में होती है कि बुआई के बाद ढक दिया जाता है। इसमें ढकने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जर्मिनेशन जो होता है बीजों का 3 दिन के अंदर हो जाता है। धान की बहुत खर्चीली खेती होती है खरीफ में, तो उसमें बहुत अधिक खर्चा पड़ता है, जिसमें तकरीबन जो जुताई नहीं होती है इस कारण से 3-4 हजार रुपया तक प्रति हेक्टेयर जुताई की बचत हो जाती है, कृषि लागत में बचत हो जाती है। खाद और बीज में 15 से 20% जो है बचत हो जाता है और ये प्रति मानव दिवस जो कार्यकारी 8 से 10 घंटे का होता है उसमें 8 से 10 एकड़ क्षेत्रफल की बुआई हो जाती है। लाइन में बुआई हो जाती है। लाइन में बुआई करने से निराई गुड़ाई इंटरकल्चर ऑपरेशन आसान हो जाता है। इसके बाद जो फसलें हैं वो जीरो टिल मशीन से बुआई करने पर हवा के चलने में गिरती भी नहीं हैं और इसमें कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद जो फसलें जो होती हैं वो दिए गए जो खेत में फर्टिलाइजर और पोषक तत्व है
उसको हर जो जितने पौधे हैं वो बराबर अनुपात में रेशियो में वो प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो सभी फसल खेत की वो बहुत ही अच्छी स्वस्थ हरी भरी होती है और उपज में 2 से 3 कुंटल का इजाफा होता है। जीरो टिल मशीन में ऊपर जो है 2 बॉक्स होते हैं, तकरीबन 1-1 कुंटल क्षमता के उर्वरक और बीज भरने की क्षमता के 2 उस बॉक्स में डिवाइडर लगा होता है। 2 पार्ट होता है, एक में उर्वरक भरा जाता है और एक में बीज भरा जाता है और उसके बाद उस बॉक्स के नीचे जो है होल होता है। जितने लाइन की जीरो टिल मशीन में फरो ओपनर होगा उतने ऊपर छेद होगा, होल होगा। उसी से अनाज जो है खाद उर्वरक और अनाज दोनों अपने अपने बॉक्स के नीचे बने होल से गिरता है और नीचे सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, जो विभिन्न प्रकार के रोलर होते हैं। हर प्रकार के बीजों को बोने के लिए अलग अलग प्रकार का रोलर होता है। जैसे धान गेहूं बोने के लिए फ्लूटेड फीड टाइप का रोलर होता है, उससे कैलिब्रेट करके ये बीज जो है नीचे सीड कप और उर्वरक फर्टिलाइजर कप से होते हुए सीड ट्यूब फर्टिलाइजर ट्यूब से नीचे जाता है और इसके बाद फरो ओपनर के नीचे जो सूट टाइप का फरो ओपनर होता है, वो जो चीरा लगाता है उस चीरे में आगे फर्टिलाइजर पड़ता है, उसके पीछे बीज पड़ता है। इस चीरे में इतना पतला होता है कि केवल मात्र आगे उर्वरक और पीछे बीज गिरता है। गिरने के बाद किसी प्रकार की अवांछनीय तत्वों द्वारा, चिड़ियों द्वारा उस बीज को निकाला नहीं जा सकता, इतना महीन चीरा होता है। जिनके पास धान की नर्सरी नहीं है या फिर मानसून में विलंब की वजह से जिनकी नर्सरी नष्ट हो गई है, वे सभी धान की सीधी बुआई में शून्य जुताई यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, जिसके अंतर्गत अब आप 110 दिन में पकने वाली धान की प्रजातियां बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें। बुआई से पूर्व बीजों का शोधन कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। उर्वरक के रूप में नत्रजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। असिंचित दशा में समस्त उर्वरकों की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें। वहीं सिंचित दशा में नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर बुआई के 30 एवं 45 दिन की अवस्था पर डालें। और अंत में चलते चलते यह बताते चलें कि अगर शून्य जुताई यंत्र की उपलब्धता न हो तो सीधी बुआई की परंपरागत विधियों द्वारा ही बुआई करें, परंतु बुआई शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर लें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। विभिन्न फल फूल और सब्जियों की नर्सरी तैयार पर जानकारी। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियां भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
खरीफ मौसम चल रहा है और इस मौसम में बहुत कृषक विभिन्न फल फूल और सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, इन नर्सरी से अच्छी पौध प्राप्त हो, इसके लिए कैसे आप नर्सरी की तैयारी और प्रबंधन कार्य करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DK सरोलिया। आज अपन नर्सरी में इस समय क्या क्या कार्य क्रियाकलाप अपन कर सकते हैं उसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी या जो भी बात अपन क्रियाकलाप करते हैं उनके बारे में अपन लेंगे। अभी नर्सरी के लिए एक सबसे उपयुक्तम समय है, बरसात शुरू हो चुकी है, मानसून का सत्र आ चुका है। तो इस मानसून में अपन नर्सरी में विशेष तौर से क्या क्रियाकलाप करें जिससे कि अपन एक अच्छी नर्सरी कर्ता के रूप में उभर के सामने आए। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ मुख्य बातों की जानकारी चाहिए, क्योंकि नर्सरी में जो सबसे पहले बात आती है नर्सरी की क्यारी की तैयारी। जो कई फलदार वृक्ष हैं जिनको कि अपन कलम से लगा सकते हैं, जहां अनार की बात करते हैं, जहां अंजीर की बात करते हैं, जहां अंगूर की बात करते हैं, तो उनको अपन कलम के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। तो उनके अलावा फलदार वृक्षों के अलावा और भी कई जैसे गुलाब हैं, देसी गुलाब, उनको अपन कलम से तैयार कर सकते हैं। उन सभी के लिए सबसे पहले एक जो क्यारी की तैयारी है उसमें जो अपन रेती कहते हैं या जो नदी के मुहाने से बहा के लाई हुई जो रेत होती है, उस रेती को छान के अपन एक क्यारी में भर दें। भरने के साथ साथ, क्योंकि रेती की जो शुरुआत में जो क्यारी अपन भरी जाती है वो सभी से स्टेरलाइज होती है, इसमें किसी भी कीटों से या बीमारियों से मुक्त होती है। तो उनको भर के और समतल उस क्यारी को बना के उसमें अपन जो कलम है उसका रोपण अपन कर सकते हैं। दूसरा जो अपन बात आती है, जो मुख्य चीज़ आती है, वो आती है इनके लिए किस तरह के प्लास्टिक के बैग, जिनको पॉली बैग अपन कहते हैं। तो ये बाज़ार में जो सामान्यतः जो अपने पास जो जितनी भी जो फसलें हैं उनके लिए जो पॉली बैग्स होते हैं, उनकी जो लंबाई और चौड़ाई जैसे 4x6, 4x8, 8x12 इंच के, ये सारे इस तरह के पॉली बैग बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो साधारण तौर पे अलग अलग फलदार वृक्षों के लिए अपन उनको काम में लेते हैं। जैसे अपन को पपीता का अगर करना है तो उनके लिए 4x6 वाला एक उपयुक्तम होती है। अनार अपन को तैयार करना है तो उसके लिए 4x8 वाला एक उपयुक्तम है। जहां अपन आम की बात करते हैं तो उसके लिए अपन को 8x12 या इससे बड़ी थैली, और आजकल हर साइज़ की प्लास्टिक का बैग उपलब्ध है जिसका गेज जो मोटाई होती है उसकी 150 से 200 गेज के आसपास इसकी मोटाई होती है। और उसमें मिश्रण जो तैयार किया जाता है वो उस मिश्रण में एक भाग अपन भरते हैं जो अपने पास जो गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, इसी के साथ एक भाग अपन जो भरनी होती है रेती उसमें मिलाते हैं, और 2 भाग जो आसपास की जो बगीचे की जो मिट्टी है उसको लेके, और उस मिश्रण में अपन को ट्राइकोडर्मा अगर मिलता है तो वो 1 किलो के हिसाब से अगर है तो 3-4 ग्राम अपन को ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है तो वो भी एक अच्छा अपने पास एक विकल्प है। उन सब को मिला के अपन ये प्लास्टिक की थैली अपन को भरनी होती है। प्लास्टिक की थैली भरने के साथ साथ ही उसको जो प्लास्टिक की पूरी थैली का जो लंबाई है उसके निचले भाग में 4-5 अगर अपन छेद कर देते हैं तो जो बरसात का जो ज़्यादा पानी अगर आता है तो उसे सड़ गलने की समस्या नहीं होती है। जो भी आपने पौध उसमें लगाई है वो अच्छे तरह से अपनी चलती है, तो उससे जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस तरह अपन इन थैली की तैयारी करके मिश्रण की अपन तैयारी कर सकते हैं। आजकल एक नया चलन चला है प्रो ट्रे, जो प्लास्टिक की ट्रे होती है उनमें भी अपन पौध तैयार करते हैं। तो ये अलग अलग आकार की साइज पौधों के हिसाब से अपन जिसका कौन सा पौधा अपन तैयार करनी है उसके हिसाब से अपन काम में लेते हैं। जो साधारणतः जो सब्जियों के लिए या फलदार वृक्षों के लिए जो अपन काम में लेते हैं, छोटे बीजों वाली जो भी फसल है उसके लिए, तो वो उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 54 सेंटीमीटर लंबी और 27 सेंटीमीटर वो चौड़ी होती है, और वो 4 सेंटीमीटर गहराई की वो अपने पास एक प्रोट्रे होती है, जिनमें साधारणतः अपन जैसे पपीता है उसके अपन पौध तैयार कर सकते हैं साधारण, और इसके अलावा भी सब्जियों की जितनी भी जो नर्सरी है वो अपन उसमें आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्रोट्रे में भरने के लिए जो मुख्यतः बात करते हैं उसके लिए जो मिश्रण होता है वो, उसमें मिश्रण काफ़ी आजकल जो बाज़ार में उपलब्ध है जिसको कोकोपिट के नाम से अपन जानते हैं। कोकोपिट ये 2 भाग अपन ये लेते हैं। एक भाग कोकोपिट में वर्मीकुलाइट इसी तरह का एक माध्यम आता है उसको काम में लेते हैं, और एक भाग परलाइट। इन तीनों को इसी मात्रा में मिला के और उनको भराई की जाती है। यहाँ अपन एक भाग वर्मी जो कंपोस्ट होता है उसको
अगर अपने पास उपलब्ध नहीं है वर्मिकुलाइट तो उसकी जगह अपन उसको रिप्लेस करके भर सकते हैं। इनके भरने के जो सही तरीका है, सही समय के हिसाब से इसमें नीचे छेद होता है तो जो ज़्यादा पानी होता है अपने आप इसमें ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस तरह से भी जो आधुनिक की नर्सरी की जहाँ इकाइयाँ हैं उसमें अपन ये प्रोट्रे की बात कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान करके एक अच्छी सी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी में जो महत्वपूर्ण ये बातें मैंने बताई है उन बातों का अगर अपन अमल करेंगे तो एक अच्छी नर्सरी तैयार करके अच्छे पौध तैयार अपन कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का दास्ताने जुर्म। 11 मई से अब नए समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के पास धान का बिचड़ा तैयार हो वे नीची एवं मध्यम जमीन में रोपनी का कार्य करें। रोपे हुए धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। यदि मिट्टी की जांच नहीं कराई गई हो तो मध्यम एवं लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। जो किसान भाई विभिन्न फसलों की बुआई कर चुके हैं तथा खेतों में अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाया हो तो खाली जगहों में पुनः बीज बिजाई का कार्य करें। अगर एक ही जगह पौधों की संख्या ज्यादा हो गई हो तो उसे उखाड़कर खाली स्थान पर लगा दें। इस समय विभिन्न फसलों जैसे मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन आदि की बुआई के 20 दिनों बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य करें। सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा इत्यादि की बुआई का कार्य करें। पहले से तैयार गड्ढों में फलदार एवं जंगली पौधों को लगाने का कार्य करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। कांकेर जिला रांची से वासुदेव शर्मा जी, आप स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो वासुदेव जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन। जैसा कि नाम से लोग समझते हैं स्वच्छ दूध का मतलब दूध साफ दिखने में होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बाहरी गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वच्छ दूध का तात्पर्य वैसा दूध से है जो कि जब किसी पशु या इंसान के शरीर में जब उसको ग्रहण किया जाए तो उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि हो और जो है स्वास्थ्य बने। तो स्वच्छ दूध जो है वो न सिर्फ बाहरी गंदगी से दूर होना चाहिए, स्वच्छ दूध में जो है बैक्टीरिया का संख्या और जो भी प्रदूषण है उसकी संख्या जो है कम होनी चाहिए।
बैक्टीरियल काउंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ दूध के लिए। और स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जो दूध दूहने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो वो अपना हाथ को साफ कर ले, साबुन से धो लें, उसके बाद ही थन को पकड़े और दूध दूहने से पहले थन को भी और उस बाट को भी अच्छी तरीके से पानी से धो लेनी चाहिए। और इसके बाद दूध दूहने का जो बर्तन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस स्वच्छ दूध उत्पादन में। दूध दूहने का बर्तन को हमेशा जो है साफ बर्तन में ही दूध दूहे। बर्तन को हमेशा जो पाउडर होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर उससे साफ़ करें। बहुत लोग छाई का प्रयोग करते हैं या राख का प्रयोग करते हैं, जिसका अवशेष बच जाता है तो वो दूध को जो है प्रभावित करता है, दूध का क्वालिटी उससे ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें और बाल्टी को अच्छे तरीके से धो लें पहले। और दूध दूहने का जो सही तरीका है अर्थात फुल हैंड मिल्किंग है, पूरे हथेली के द्वारा दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध दूह रहे हैं उन्हें अपने बालों को जो है किसी सफ़ेद कपड़े या कोई पगड़ी से जो है बांध लेनी चाहिए ताकि बाल टूटकर दूध में ना गिरे। उसके बाद दूध दूहते ही एक दूसरे बर्तन जो बड़ा छोटे मुंह वाला होता है और नीचे का उसका जो पेंदी होता है वो बड़ा होता है, उस बर्तन में तत्काल उसको डाल देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। दूध दूहने में और भी कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है कि दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है पशु के शरीर में जो है आता है दूध दूहने के दौरान, वो 7 से 8 मिनट तक ही उसका असर जो है काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद क्रमशः उसका प्रभाव जो है घटते चला जाता है। और दूध दूहते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर तेज़ हवा चल रहा हो या आंधी उठ रहा हो तो उस समय दूध दोहन का नहीं कार्य करें जो है, और स्वच्छ वातावरण में ही दूध पशु का निकालें। दूध एक जो है पेरिसेबल मटेरियल है, अर्थात जल्द खराब हो जाने वाली वस्तु है, इसलिए दूध निकालने के लिए ये सब सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है ताकि दूध आपका लंबा समय तक जो है सुरक्षित बना रहे और जो है इसका प्रोडक्ट जो भी बने उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैकयार्ड मुर्गी पालन एक लाभकारी कृषि सह व्यवसाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सोमवार से शनिवार संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।